students, I'm Meenakshi Biani, and now today, without wasting any time, we will continue with our government budget. क्लास 12th इकोनॉमिक्स का कल भी मैंने इसकी एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने कुछ पार्ट्स इसके कवर करवाए थे। आज हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे गवर्नमेंट बजट में कि हम टैक्स के बारे में मैं आपको बताना चाह रही थी कि कितने तरह के टैक्सेस होते हैं। तो अब हम कंटिन्यू करेंगे टाइप्स ऑफ टैक्सेस के बारे में। इसके अंदर में कल मैंने कहा था कि टैक्सेस के बहुत लेंथी टॉपिक है, इन इटसेल्फ ये एक क्वेश्चन पूरा कवर कर सकता है। तो वैसे भी आपको इसका नॉलेज होना चाहिए। 12th के बाद में आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह देने हैं, सो फॉर दैट ऑल्सो इट इज़ वेरी नेसेसरी। सो ब्रॉडली अगर हम देखें तो टैक्सेस जो होते हैं प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव, एक होता है इसके अंदर में प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव। टैक्स, अब मैं पहले आपको इसके बारे में बताती हूँ। जो प्रोग्रेसिव टैक्स होता है, जब रेट ऑफ टैक्स इंक्रीज करता है इनकम के साथ, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे रेट ऑफ टैक्स इंक्रीज करता है। तो जो रियल बर्डन होता है टैक्स का वो रिच के ऊपर ज्यादा पड़ता है, ना कि पुअर पीपल के ऊपर में। सो टैक्स रेट जो होता है, मान लीजिए 10% है 2 लाख से 5 लाख तक के इनकम ग्रुप का, तो हम क्या कहेंगे कि 15% है 5 से 10 लाख तक का। तो इस तरीके से टैक्स रेट जो है विद द इंक्रीज इन इनकम टैक्सेस जो है हमारे बढ़ते जाते हैं। रिग्रेसिव टैक्स वो होता है जब ज्यादा बर्डन पुअर पीपल के ऊपर पड़ता है इन कंपैरिजन टू द रिच पीपल। अगर एक पर्सन है वो 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है, उसको 10% टैक्स पे करना है, 10,000 रुपये पे कर देगा, 90,000 रुपये उसके पास बचेगा। और वही है अगर 5,000 रुपये कमा रहा है और उसका भी 10% उसको पे करना पड़ जाए 500 रुपये, तो उसके पास क्या बचेगा बेचारे के पास? सिर्फ 4500 रुपये, 4500 रुपीज। सो इसमें रिग्रेसिव में क्या होता है कि ज्यादा बर्डन पुअर पीपल के ऊपर पड़ता है, प्रोग्रेसिव में ज्यादा बर्डन जो होता है वो रिच पीपल के ऊपर में पड़ता है। तो रिग्रेसिव में बेसिकली कांस्टेंट रेट रखते हैं सबके लिए, तो इसलिए ये पुअर पीपल के ऊपर ज्यादा बर्डन पड़ता है। नेक्स्ट होता है हमारा वैल्यू एडेड टैक्स एंड स्पेसिफिक टैक्सेस, यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स। अच्छा, वैल्यू एडेड टैक्स यानी कि वैट, इसके बारे में आपने कभी रेस्टोरेंट वगैरह जब आप जाते हो ना, वैसे पता नहीं आप नोटिस करते हो कि नहीं, उसके बिल को नोटिस किया करो, उसमें लिखा हुआ होता है वैट। तो हम क्या करते हैं ना कि हम नोटिस नहीं करते हैं कि उसमें हमने कितना वैट भरा है, क्या पढ़ा है। तो अब आपने पढ़ लिया ना, तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप रेस्टोरेंट पकड़ जाओगे तो आप उसमें नोटिस करना वैट लिखा होता है, वैल्यू एडेड टैक्स, यानी कि सारे फूड आइटम्स वगैरह पे पहले वैट लिखा होता था, अब जीएसटी आ गया है, तो ये सारे टैक्सेस जो है वो रिमूव हो गए हैं जीएसटी आने के बाद में। ये सब जीएसटी में ही इन्होंने कवर कर लिया है। बट स्टिल वैल्यू एडेड टैक्स जो होता है एज एन इनडायरेक्ट टैक्स ये होता है, तो वैल्यू एडिशन के ऊपर में होता है, जो अलग अलग स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। वैल्यू एडेड का मतलब क्या हुआ? वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन का डिफरेंस। वैल्यू एडेड का मतलब होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। जो इंटरमीडिएट यानी कि जो बीच में जो हमारा वो पड़ता है, जो हमने बीच में इंटरमीडिएट कंजम्पशन का जो कॉस्ट है वो हटा देते हैं, क्योंकि वो आपको पता ही है कि वो ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है। जब मैंने आपको करवाया था नेशनल इनकम वगैरह तब भी ये चीज़ बताई थी कि वो ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है हमारी वैल्यू ऑफ आउटपुट में, और ये होता है वैट। और जीएसटी इंपॉर्टेंट फॉर्म है वैल्यू एडेड टैक्स का, जैसे कि मैंने आपको बताया, इट इज इम्पोज्ड एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। जो वैट लगता है हर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पे लगता है, और अब जीएसटी भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया है वैट का। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास जो स्पेसिफिक टैक्स होता है। जब टैक्स हम लेवी करते हैं किसी भी कमोडिटी के ऊपर में, उसकी यूनिट, साइज या वेट के अकॉर्डिंग, तो उसको हम स्पेसिफिक टैक्स बोलते हैं। ठीक है, तो स्पेसिफिक टैक्स क्या होता है? जो उसकी वेट और उसके साइज के अकॉर्डिंग जो उसका टैक्स लगता है वो स्पेसिफिक टैक्स होता है। अगले आते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। थर्ड है मेरा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। नाम से आपको पता चलेगा इसमें डायरेक्ट टैक्स वो होता है जिसका डायरेक्ट बर्डन कंज्यूमर के ऊपर पड़ता है, और इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जिसका डायरेक्ट बर्डन कंज्यूमर के ऊपर नहीं पड़ता है। डायरेक्ट टैक्सेस जैसे इनकम टैक्स वगैरह हो गई, वेल्थ टैक्स हो गई, ये डायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि फाइनल बर्डन जो है वो हम ही को बियर करना पड़ेगा, जो उसका जिसके ऊपर वो इम्पोज किया गया है सारा बर्डन उसी के ऊपर में होता है। ठीक है, तो इनकम टैक्स जैसा मैंने कहा आपको, ये होते हैं कॉर्पोरेट टैक्स, गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं, ये डायरेक्ट टैक्सेस हो गए। इनडायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं ये वो होते हैं जिनका इनिशियल बर्डन या इम्पैक्ट किसी एक के ऊपर पड़ता है, और इसका इफेक्ट जो है
सब शेयर कर लेते हैं, औरों के ऊपर में भी पड़ता है, वो शिफ्ट हो जाता है। जैसे जीएसटी है, ये इसका काफी अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि देखो जीएसटी लेवी किसके ऊपर होता है, प्रोड्यूसर्स के ऊपर, लेकिन वो अल्टीमेटली पे कौन करता है, कंज्यूमर्स, हम लोग पे करते हैं। जब हम जाते हैं गुड्स खरीदते हैं तो उसके ऊपर जीएसटी इंक्लूड करके हमें चीजें मिलती है। तो दैट इज वाई इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं जिसका बर्डन शिफ्ट हो जाता है। तो सेल्स टैक्स पहले होता था, अब जीएसटी में सारा कुछ आ गया है, तो जीएसटी के अंदर में ये इंक्लूड हो जाता है। तो डायरेक्ट टैक्सेस का बर्डन कौन बियर कर रहा है, डायरेक्टली जो बंदा है जिसके ऊपर वो इम्पोज किया गया है वो बियर करता है, और इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो शिफ्ट कर दिया जाता है दूसरों के ऊपर में। तो ये होते हैं, ये हो गया टैक्स के बारे में। अगला मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट के जो होते हैं वो नॉन टैक्स रिसिप्ट्स भी होते हैं, ये तो हो गए टैक्स रिसिप्ट्स के बारे में, ठीक है। अब नॉन टैक्स रिसिप्ट्स गवर्नमेंट के कौन से होते हैं उनके बारे में मैं आपको बताती हूँ। वैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स और कुछ नाम कल भी लिए थे इनके नॉन टैक्स रिसिप्ट्स के, आज मैं इन सबके बारे में आपको बताती हूँ, और ये क्या क्या चीजें होती है उसका मतलब क्या होता है इनके बारे में भी बताती हूँ। तो ये हो गए हमारे नॉन टैक्स रिसिप्ट्स। नॉन टैक्स रिसिप्ट्स गवर्नमेंट के कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला है हमारे पास में फीस। तो गवर्नमेंट आपको पता है, जैसे आपने डीएल बनवाया, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया, चाहे कुछ भी बनवाया, कोई काम करवाया, गवर्नमेंट की कोई भी सर्विसेज अवेल करी है तो आपको उसके लिए एक पर्टिकुलर फीस देनी पड़ती है। तो ये जो पेमेंट होता है एडमिनिस्ट्रेशन का या जुडिशियल सर्विसेज का, इसको हम फीस कहते हैं। तो फीस एक इंपॉर्टेंट पेमेंट है जिसके थ्रू गवर्नमेंट के पास में रेवेन्यू आती है। दूसरे होते हैं फाइन्स। फाइन्स जो होते हैं ये वो पेमेंट्स होते हैं जो कि हमें पे करने पड़ते हैं अगर हम कोई रूल्स या लॉ ब्रेक करते हैं। जैसे आप बिना हेलमेट के बाहर जाते हो, या आप बिना मास्क के एट प्रेजेंट कोरोना के चक्कर में अगर आप बिना मास्क के अगर निकल जाते हो तो उसके लिए आपको फाइन पे करना पड़ता है। तो ये होते हैं फाइन्स जो कि जिससे गवर्नमेंट कमाती है। थर्ड होता है एस शीट। एस शीट क्या चीज होती है, एस शीट का मतलब होता है वो स्टेट की इनकम जो अराइज कर रही है उन लोगों के द्वारा, जैसे जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी का कोई लीगल हायर नहीं है, जैसे कोई बंदा मर जाता है और उसकी प्रॉपर्टी का कोई लीगल हायर नहीं है, इन दैट केस वो प्रॉपर्टी सरकार की हो जाती है। तो ये एस शीट होता है। तो ये कोई क्लेमेंट नहीं है, ऐसी प्रॉपर्टी को कोई लेने वाला नहीं है, कोई उसका दावेदार नहीं है, तो वो प्रॉपर्टी किसकी हो जाएगी, वो गवर्नमेंट की हो जाएगी। नेक्स्ट होता है स्पेशल असेसमेंट। एस शीट हो गया हमारा, फाइन्स हो गया गवर्नमेंट के, एंड एस शीट हो गया, उसके बाद फोर्थ आ जाएगा स्पेशल असेसमेंट। स्पेशल असेसमेंट क्या चीज होती है, ये वो पेमेंट होता है जो कि ओनर्स ऑफ द प्रॉपर्टीज करते हैं जिनकी वैल्यू अप्रिशिएट करी है ड्यू टू डेवलपमेंटल एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट। एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे आई एम इन हरियाणा, तो यहाँ पे पहले जो एरिया डेवलप्ड नहीं था, अब वो वहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट हो गया। लाइक हम उस एरिया से निकलते भी नहीं थे, वहाँ पे गवर्नमेंट ने अच्छी खासी पक्की सड़क बना दी और उसको फ्लाईओवर वगैरह बना दिया। तो उसके साथ में जितनी भी रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ थी उन सबकी कीमतें जो 10-10 हज़ार की ज़मीनें मिल रही थी वो अब करोड़ों में हो गई हैं। पूरी ज़मीन की कीमत 10,000 थी, वो अब करोड़ों में हो गई है। तो इस वजह से जो आपका जो असेसमेंट हुआ आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू का, उसका एक हिस्सा सरकार मांगती है। तो जब व्हेन रिजल्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड और इन सब की वजह से वैल्यू जो है प्रॉपर्टीज़ की वो इंक्रीज हो जाती है, यानी कि रेंटल वैल्यू अप्रिशिएट कर गई, तो एक पार्ट जो होता है डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर का वो ओनर्स ऑफ दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी उनसे ये रिकवर करनी है। तो ये होता है स्पेशल असेसमेंट। नेक्स्ट है हमारा इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस। इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस, आपको पता है पब्लिक एंटरप्राइजेस जो होती है वो पूरी की पूरी गवर्नमेंट की होती है। तो कई सारे एंटरप्राइजेस हैं जो कि फुली ओन्ड एंड रन बाय द गवर्नमेंट है, जैसे इंडियन रेलवेज हो गए, नांगल फर्टिलाइजर्स, देन इंडियन ऑयल, भिलाई स्टील प्लांट, ये सब गवर्नमेंट के हैं। तो इनका जो प्रॉफिट होता है ये सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है गवर्नमेंट के लिए। तो स्पेशल असेसमेंट के बाद में हमारे ये आ गए इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस। देन इनकम फ्रॉम सेल ऑफ स्पेक्ट्रम्स लाइक 2G एंड 3G। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ स्पेक्ट्रम लाइक 2G 3G, ये जो सेल ऑफ स्पेक्ट्रम्स होते हैं इनकी वजह से भी होता है। तो जो इनके सेल करते ही जब गवर्नमेंट, तो काफ़ी अच्छा सोर्स जो है नॉन टैक्स रिसिप्ट्स जो है गवर्नमेंट के पास में इनकी आती है। एंड लास्ट होता है ग्रांट्स एंड डोनेशंस। ग्रांट्स एंड डोनेशंस जो ये गवर्नमेंट को मिलते हैं, हम इनकी बात कर रहे हैं। जो ग्रांट्स एंड डोनेशंस गवर्नमेंट को मिलते हैं, जैसे ये कॉमन
है पीपल के लिए कि वो डोनेशंस देते हैं या ग्रांट्स देते हैं गवर्नमेंट को, किसी भी नेचुरल कैलामिटी, अर्थक्वेक आ जाता है जैसे जब उत्तराखंड में आया था, या अभी भी कहीं पे अगर ऐसी कोई दिक्कत आ जाती है तो हम अपनी तरफ से जो योगदान देते हैं सरकार को वो सारा उनका ही होता है। तो वो इनका एक स्पेशल मतलब आप समझ लो एक तरह से रेवेन्यू का एक साधन हो गया, जिसके लिए गवर्नमेंट जो है वो लायबल नहीं है कि वो हमको कुछ उसके लिए करके देगी। ऑफकोर्स वो पैसा वहीं तक जाता है, बट स्टिल। नेक्स्ट होते हैं हमारे कैपिटल रिसिप्ट्स। कैपिटल रिसिप्ट्स वो होते हैं जिससे गवर्नमेंट की लाइबिलिटी क्रिएट होती है या एसेट रिड्यूस होता है। लाइबिलिटी क्रिएट होने का मतलब जैसे गवर्नमेंट ने मान लीजिए कोई लोन ले लिया, तो लोन है तो वो लाइबिलिटी तो है ही, क्योंकि गवर्नमेंट को उसको चुकाना ही पड़ेगा। एंड रिडक्शन ऑफ एसेट, गवर्नमेंट ने अपने कोई इन्वेस्टमेंट में शेयर्स वगैरह बेच दिए, या गवर्नमेंट ने अपनी ही कोई पब्लिक एंटरप्राइजेस को बेच करके और उससे जो पैसे इकट्ठा किया वो होते हैं। तो कैपिटल रिसिप्ट बेसिकली जो होते हैं रिकवरी ऑफ लोन, बोरिंग एंड अदर लाइबिलिटीज एंड अदर रिसिप्ट्स, 3 तरह के होते हैं हमारे यहाँ पे कैपिटल रिसिप्ट्स। सो कैपिटल रिसिप्ट्स के बारे में मैं आपको बताती हूँ अच्छे से। कोशिश करूंगी कि इस वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो तक ये आपका खत्म हो जाए, ताकि आपको बार बार बोर ना होना पड़े, बट बहुत लेंदी होने की वजह से हमको रुकना पड़ता है। पहला होता है इसके अंदर में रिकवरी ऑफ लोन। जैसे कोई भी लोन का जो पैसा आता है ये कैपिटल रिसिप्ट्स में आता है। दूसरा यानी कि ये वो रिसिप्ट्स होते हैं जिससे गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी क्रिएट हो गया या एसेट रिड्यूस हुआ है। तो दूसरा आ गया हमारा इसके अंदर में बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटीज। जैसा मैंने आपसे कहा था गवर्नमेंट ने कोई लोन वगैरह लिया है या बोरोइंग्स ली हैं, बोरिंग्स एंड अदर लायबिलिटीज। तो ये भी इसी का पार्ट होएगा। एंड तीसरी चीज जो आएगी हमारी इसके अंदर में जो अदर रिसिप्ट्स आते हैं वो भी मैं बताती हूँ अभी क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो ये 3 सोर्सेज होते हैं। बोरिंग, रिकवरी ऑफ लोन आप समझ गए होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट लोन देता है स्टेट गवर्नमेंट्स को ताकि वो अपने फाइनेंशियल क्राइसिस को मीट कर सके। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को लोन देता है सो दैट स्टेट कैन मीट विद इट्स फाइनेंशियल क्राइसिस। तो जब ये लोन्स रिकवर होते हैं तो एसेट्स जो होते हैं गवर्नमेंट के वो रिड्यूस हो जाते हैं, तो ऑब्वियसली इसको हम कैपिटल रिसिप्ट कहेंगे। दूसरा होता है बोरोइंग्स। अब जैसे मान लीजिए जब लेंडिंग की वजह से जैसे एसेट क्रिएट होते हैं तो बोरोइंग की वजह से लायबिलिटी क्रिएट होती है। बोरोइंग्स जो होते हैं वो कैपिटल रिसिप्ट्स के ही फॉर्म में आते हैं, क्योंकि वो सरकार को चुकाना ही पड़ेगा, चाहे उन्होंने आरबीआई से लिया, चाहे जनरल पब्लिक से लिया, चाहे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से लिया। कहीं से भी अगर गवर्नमेंट ने उधार लिया है या बोरोइंग्स करी है तो वो उनको चुकानी पड़ेगी। नेक्स्ट होते हैं हमारे अदर रिसिप्ट्स। अदर रिसिप्ट्स जो होते हैं ये इंक्लूड होते हैं इनके अंदर डिसइन्वेस्टमेंट। जैसा मैंने आपको बताया था कि सरकार ने अपनी कोई रनिंग पब्लिक एंटरप्राइज बेच ली या कहीं उन्होंने शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट किया था और वो उन्होंने सेल आउट कर दिया, तो वो सारे अदर रिसिप्ट्स का पार्ट होते हैं। फाइन, नेक्स्ट टॉपिक जो है आपको रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट आई थिंक एकदम क्लियर हो गया होगा, क्योंकि रेवेन्यू रिसिप्ट से सरकार की कोई एसेट नहीं लूज करती है सरकार, ना ही उनकी कोई लायबिलिटी क्रिएट होती है, वेयरएज कैपिटल रिसिप्ट से लायबिलिटी क्रिएट होती है एंड एसेट्स रिड्यूस होते हैं। इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है या दोनों भी हो सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट आ जाता है हमारा बजट एक्सपेंडिचर। बजट एक्सपेंडिचर, अभी तक मैंने रिसिप्ट आपको बताए थे सारे के सारे कि कहाँ से पैसा आया कहाँ पैसा गया। नेक्स्ट आते हैं हमारे बजट एक्सपेंडिचर। तो बजट एक्सपेंडिचर जो होता है इसके अंदर में भी 2 होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर ये 2 तरह के होते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होते हैं जिससे ना ही कोई एसेट क्रिएट होता है, ना ही कोई लायबिलिटी रिड्यूस होती है। खर्चा करने के बावजूद कोई एसेट नहीं आया सरकार के पास में और ना ही उनकी कोई लायबिलिटी रिड्यूस हुई है। तो ये ऐसे खर्चे होते हैं जिनकी वजह, जैसे ओल्ड एज पेंशन दे दिया सरकार ने, सैलरीज दे रहे हैं अपने स्टाफ को, स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं, तो ये क्या है, ये इससे गवर्नमेंट का कोई एसेट तो नहीं क्रिएट हो रहा है, बस पैसे जा रहे हैं गवर्नमेंट के पास से। उन्होंने जैसे स्टेट गवर्नमेंट को ग्रांट दिया ताकि वो नेचुरल कैलामिटीज से कोप कर सके, तो ये नेचुरल कैलामिटीज से जो कोप करने का पैसा होता है ये तो खाली उसी में ही लग जाता है, इससे कोई लायबिलिटी तो सरकार की रिड्यूस नहीं हो रही है, जैसे ना ही कोई लोन का पेमेंट हो रहा है ना कुछ हो रहा है, पर खर्चा हो रहा है गवर्नमेंट का। तो इस टाइप के एक्सपेंडिचर्स को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। और कैपिटल, जैसे वेज बिल ऑफ द गवर्नमेंट, इसके कुछ एग्जांपल्स दे रही हूँ। इंटरेस्ट पेमेंट हो गया, जो सब्सिडीज वगैरह गवर्नमेंट पे करती है, डिफेंस के लिए जो परचेजेस करती है, ये सब चीजें इसके अंदर में आएंगे, ये सब इंपॉर्टेंट आइटम्स हैं इनके अंदर में। और कैपिटल एक्सपेंडिचर एज यू नो, जैसे हमारा रिसिप्ट्स में हमने पढ़ा था, वैसे इसमें
गवर्नमेंट की लाइबिलिटी भी रिड्यूस हो सकती है और इसमें गवर्नमेंट का एसेट भी क्रिएट होता है। तो ये होता है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे गवर्नमेंट ने इक्विटी कहीं का खरीदा, इक्विटी यानी कि शेयर्स जो होते हैं डोमेस्टिक या मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के, वो उन्होंने परचेज किए, तो ऑब्वियसली ये जो उन्होंने शेयर्स परचेज किए तो गवर्नमेंट का एसेट क्रिएट हुआ है। या गवर्नमेंट ने कोई लोन था उसका रिपेमेंट कर दिया, अकॉर्डिंगली आप उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट करोगे। इंपॉर्टेंट जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है जैसे लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर जो एक्सपेंडिचर किया, एक्सपेंडिचर और मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स जो किया गवर्नमेंट ने लैंड एंड बिल्डिंग पे किया, फिर शेयर के परचेज पे किया है, या लोन जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को दिया उसके लिए, लोन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट कॉर्पोरेशंस को, तो ये सब चीज़ें इसके अंदर में आती हैं। अच्छा, एक तरह की चीज़ें और होती हैं प्लान्ड एंड अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर। प्लान्ड एक्सपेंडिचर होता है जो गवर्नमेंट ने सोच समझ के किया होता है, उनको पता है कि उनको करना है किसी स्पेसिफिक प्लान के तहत। कौन सा होता है? प्लान्ड एक्सपेंडिचर। प्लान्ड एक्सपेंडिचर कौन सा होता है गवर्नमेंट का? प्लान एक्सपेंडिचर जैसे 5 ईयर प्लान हो गए या स्पेसिफिक प्लान एंड प्रोग्राम्स डेवलपमेंट पॉलिसी के कोई उन्होंने सोच के रखा था उसमें उन्होंने किया, या जो असिस्टेंस होता है सेंट्रल गवर्नमेंट को टू द स्टेट गवर्नमेंट, तो ये रेवेन्यू भी हो सकता है, कैपिटल भी हो सकता है। जैसे अगर असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जैसे सेंट्रल ने स्टेट गवर्नमेंट को किया, तो ये जो होता है ये रेवेन्यू के अंदर में आएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर में। वेराज जो एक्सपेंडिचर उन्होंने कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, डैम्स, ब्रिजेस, रेलवेज, बिल्डिंग्स इन सब में किया है, ये क्या होंगे? ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे। और दूसरे जो होते हैं इनके वो होते हैं नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर जैसे कि उन्होंने ब्रॉडली सारे एक्सपेंडिचर जो होते हैं अदर देन द प्लान्ड एक्सपेंडिचर, जैसे प्लान्ड अभी मैंने आपको बताया, उसके अलावा जितने भी सरकार के और खर्चे होते हैं वो सारे नॉन प्लान एक्सपेंडिचर होते हैं। जैसे ये रूटीन फंक्शनिंग में गवर्नमेंट के ये खर्चे होते रहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर पे, डिफेंस पे, सब्सिडीज में, ये सब चीज़ें आती हैं। तो बजट एक्सपेंडिचर जो होता है, बजट एक्सपेंडिचर अगर आपको करना है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से अगर मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर को ऐड कर देती हूँ, रेवेन्यू प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर करूंगी, तो ये मेरा बजट एक्सपेंडिचर के बराबर होएगा। बजट एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस, यहीं पे शॉर्ट में मार दिया पुराने वाले को रख करके, प्लस ये। और बजट एक्सपेंडिचर जो होता है, ये बजट एक्सपेंडिचर budget expenditure is also equal to planned expenditure plus non planned expenditure। तो हमारे पास ये दो फॉर्मूलेज जो होते हैं वो इसके बच जाते हैं कि प्लान प्लस अनप्लान्ड, जो नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर होता है वो भी हो सकता है। तो अभी तक मैंने जो किया गवर्नमेंट बजट था, बजट रिसिप्ट, बजट एक्सपेंडिचर, फिर बजट रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर के अंदर बजट रिसिप्ट के अंदर में रेवेन्यू और रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट आता है। बजट एक्सपेंडिचर के अंदर में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, उनके अंदर में जो जो चीज़ें आती हैं ये पूरा डिटेल्स किया है। वैसे आपको बुक के अंदर में एक ये टेबल भी मिल जाएगा, इसको ना रिवीजन करने में हम बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं क्योंकि आपने एक बार सारा कुछ लर्न कर लिया, समझ लिया। आप ये जब टेबल उठाते हो पहली बार टेबल खुद से बना करके देखो, ट्री डायग्राम टाइप्स, उसके बाद में आप रिकॉल करो कि आपको कितना समझ में आया, आप इसको अपने आप से लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो। तो ये सब चीज़ें आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगी अगर आप इस तरीके से लर्न करोगे तो आपको क्या होता है ना, ये भी पता है कि आपको एक टॉपिक में क्या क्या चीज़ें लिखनी है जिससे आपको मार्क्स मिल सकते हैं। तो ये बहुत बेस्ट तरीका होता है किसी भी चीज़ को लर्न करने का। तो इसके साथ के साथ इसीलिए मैंने आपको बता दिया। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर में आती हैं। जो बजट डेफिसिट वाला जो पार्ट है जिसमें रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, ये मैं आई थिंक आपको नेक्स्ट वीडियो में या तो कवर करके और बताने की कोशिश करूंगी। जो नेक्स्ट वीडियो में हमारा ये होएगा, हम ये वाला पार्ट जो है इसका ये कवर कर लेंगे, ठीक है। या आप बोलो तो अभी इसका भी कवर हो सकता था, लेकिन हम इसको नेक्स्ट वीडियो में जरूर से कवर करेंगे। काफ़ी लंबा टॉपिक है। बजट डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, इनके मीनिंग्स, इनके टाइप्स, इनके मेजरमेंट्स, ये सब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर कवर करके बताऊंगी। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपने अब तक मीनाक्षी ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करिए, ताकि जैसे जैसे मैं अपने नेक्स्ट वीडियोस डालती हूँ आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, आपको बेनिफिट ही मिलेगा ऑफ कोर्स। सो थोड़ा सपोर्ट करिए, ज़रूर से इसको समझिए, बेल आइकन दबाइएगा। नेक्स्ट वीडियो आते ही आपको तुरंत पता चल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कल तक कोशिश करूंगी कि ये वापस से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर वाला ही डाल करके और ये पार्ट खत्म कर सकूँ। सो गुड बाय फॉर टुडे।